हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और जैन रोजगार क्लासेस जेआरसी आप सभी का स्वागत करता है। मेरे दोस्तों, चूँकि हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार जो है बहुत जल्द यानी जनवरी 2025 हमारी एंडिंग पॉइंट पर आ चुकी है और फरवरी जैसे ही हमारा शुरू होता है 2025 का फरवरी 2025 के फरवरी में आपको बिहार सरकार के माध्यम से आपको जो है अधिसूचना अर्थात इंस्ट्रक्शन जो होगी वो जारी कर दी जाए, सूचना जारी कर दी जाएगी। बिहार में एसआई की वैकेंसी की बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, यानी कह सकते हैं कि बिहार में यह एक बम्पर जो होगा सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी होगी, यह बम्पर वैकेंसी आपके सामने आने जा रही है। और ख़ास तौर पे वे बिहार के वैसे बच्चे जो डबल स्टार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रशंसित हैं या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आशान्वित हैं, आपकी आशा को फुलफिल करने के लिए पूरा जैन रोजगार क्लासेस संगठन और इसके जितने भी सदस्यगण हैं, परिवार संगठन हैं, ये सभी आपके स्वागत के लिए हम सभी तत्पर तैयार हैं। और आपकी सफलता में जो 4 चांद लगाया जाता है, इस 4 चांद लगाने के लिए हम सभी आपके लिए तत्पर तैयार हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को देखते हुए चूंकि हम सभी बिहार के और ख़ास तौर पे जो ऐसे लोग जो सुरक्षा विभाग या कह सकते हैं सिक्योरिटी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि सेना में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन जो होती है, बिहार दरोगा जो होती है, ये भी एक पुलिस प्रशासन का ही पार्ट है, जिनके माध्यम से हम कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस चीज़ों को लेकर के जो आपकी ईगरनेस है, आपकी जो इच्छा है, इस इच्छा को फुलफिल करने के लिए जो आप एक लंबी समय से जो आप सपना देख रहे हैं, इस सपना को साकार करने के लिए जैन रोजगार क्लासेस भी आपके लिए एक बम्पर जो कहा जाता है वो बम्पर पैकेज लाई है। और वह बम्पर पैकेज आप देख सकते हैं कि मात्र हम आपको बात करने जा रहे हैं बिहार जो हमारा एसआई है, बिहार एसआई मात्र अभी लाया गया है पैकेज मात्र 49 रुपया में, जो एक सीमित समय के लिए हम कह सकते हैं कि आपको ये पैकेज दिया जा रहा है। मात्र ओनली 49 रुपीज़ 49 रुपया में आप अपने सपना को साकार कर सकते हैं जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से। जैन रोजगार क्लासेस के से जुड़ करके आप अपने सपना को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि यह जो हमारा 49 रुपया का जो मैंने पैकेज लाया है, इसके माध्यम से आपको मैं पीटी प्लस जो आपका एसआई का जो मेंस होता है, ये दोनों आपको हम तैयार कराएंगे। और आज इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा होगा बिहार एसआई का जो हमारा सिलेबस है, बिहार एसआई का जो हमारा क्वालिफिकेशन है, यानी कह सकते जो आपकी एजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है, ये सारे चीज़ों पर हम एक छोटे छोटे बिंदुओं पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आपके परीक्षा में बहुत अच्छे से आसानी से आप तैयारी करने के लिए उसके सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उस पैरामीटर को आप समझ सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, जैन रोजगार क्लासेस जो है यह आपको दिल्ली हेड ब्रांच से और दिल्ली से जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वे सभी आपके स्वागत के लिए, वो आपके सफलता में 4 चांद लगाने हेतु सभी लोग तत्परता से सक्रियता के साथ तैयार हैं। तो आप देर ना करें, आप भी जुड़ें और जुड़ करके अपनी सफलता में 4 चांद लगाएं। और इसके लिए जैन रोजगार क्लासेस आपके लिए निरंतर प्रयास करेगी और कर रही है। आपको जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जो आपको दिया जा रहा है मात्र 49 रुपये में, पूरे भारत के कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई इंस्टीट्यूट वाले आपको ये फैसिलिटी देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको इसमें देने जा रहे हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्वेश्चंस होता है उसको फुल हम एनालिसिस करेंगे, फुल हम एनालिसिस करके आपको डिस्कशन देंगे। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ाएंगे और टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज हमारा जो होगा वो टेस्ट होगा, और इस टेस्ट को भी हम नेशनल लेवल पर टेस्ट करेंगे, जिसके माध्यम से एक क्वेश्चन को हम आपको एनालिसिस करेंगे। 4 उसमें ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शन क्यों आए, इसका आंसर यही क्यों होगा, वो क्यों नहीं होगा, ये भी हम आपको डिफाइन करेंगे। जो कि अभी तक मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में बता रहा हूं कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो आपको इतनी डिफाइन कर करके बताएगा, क्योंकि आपका एसआई का जो एग्जाम होगा वह आपको खुद एसआई की क्लास करने के बाद आपको महसूस होगी कि हम एसआई की तैयारी भी किए हैं, साथ ही साथ आने वाला जो बिहार का बीपीएससी होगा, यूपीएससी होगा, उसमें भी आप अपनी उपस्थिति को दर्ज करने लायक बन जाएंगे। यह जैन रोजगार क्लासेस की कह सकते हैं कि हमारी एक आशा है, और इस आशा को आप साकार करेंगे, जिससे कि हम और आप दोनों मिल करके इस देशभक्ति का और देश राष्ट्र और सुरक्षा में हम सभी अपने निहितार्थ को साबित कर सकें। इसके माध्यम से हम करेंगे कि जो भी आपके टॉपिक्स होंगे PYQ टॉपिक वाइज, उसके अलावे हम साप्ताहिक कह रहे हैं, हमारा जो वीकली जो होगा, इस वीकली में हम करने जा रहे हैं एक मैराथन, और इस मैराथन में हम
सबसे ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चंस होगा, वे सारे संभावित प्रश्नों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे और इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। जो आपको पैकेज दिया जा रहा है, अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह पैकेज आपको कोई देने वाला नहीं है, मात्र 49 रुपया में, और ये राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों हम लेक्चर आपको उपलब्ध कराएंगे, नोट्स, टेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स को देंगे, प्रैक्टिस मटेरियल, एक्सपर्ट जो फैकल्टी ग्रुप्स होंगे उसमें डाउट सेशन हम आपको कराएंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार के डाउट होगी तो आप फेस टू फेस भी आकर के समस्याओं का निदान कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने प्रश्नों को हल करा सकते हैं एक्सपर्ट्स के माध्यम से। तो ये सारे फैसिलिटी जो हैं वो आपको एसआई में दिया जाएगा, और इसके लिए मात्र अभी निर्धारित जो शुल्क रखे गए हैं, यह एक लिमिट समय के लिए, एक सीमित समय के लिए रखा गया है, और इसका कॉस्टिंग मात्र 49 रुपया अभी रखा गया है, जो आगे 4 फरवरी तक हम इस पैकेज को, इस महाधमाका को मात्र 49 रुपया में अगले 4 फरवरी तक रखा हूं, उसके बाद दाम बढ़ सकती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप लोग इस स्टार यानी डबल स्टार कस लगाने की जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, आप जितना जल्द हो सके आप इस लाभ को उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप इस मैसेज को, इसे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हो। और हमारा एक सोच है कि बिहार के हर घर तक एक सेना और बिहार का एसआई निकलना चाहिए, हर घर से एक एसआई निकलना चाहिए, और उसमें जन रोजगार क्लासेस का एक बहुत बड़ा योगदान होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक बताएं, और इसका भरपूर आप जो है आनंद लें और अपनी सफलता में परचम लाएं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है, यह टॉपिक हमारा है एसआई, और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। आप सभी जानते ही हैं हमारा जो आज है सब इंस्पेक्टर, और इस सब इंस्पेक्टर को आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। फुल हमारा जो इसका सिलेबस होगा, यानी फुल हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के माध्यम से हम इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो एलिजिबिलिटी की भी बात करें, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारा एसआई होता है यह एक प्रशासनिक यानी पुलिस प्रशासन में आता है। जब हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यह हमारा एक पुलिस प्रशासन जो होती है, यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये हमारा सेक्टर है। और इसके माध्यम से हम करते क्या है, तो जो भी हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था होता है, विधि व्यवस्था होता है, इस विधि व्यवस्था को हम अंगीकृत करते हैं, अर्थात कर सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर हो गई। और इसके माध्यम से हम कर सकते हैं समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो बुराइयां हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर सकते हैं अवैध और इलीगल रूप से जो कार्य चलते हैं, उसको हम रोकने के कार्य करते हैं। जनता और पुलिस के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की बात करते हैं। तो यह हमारा एसआई जो पोस्ट होता है, यह एक तरह से कह सकते हैं एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं जिम्मेदारी वाला पद होता है। और इसके माध्यम से हम समाज को एक एकीकरण जो होता है, इस एकीकरण करने की हर संभव हम कोशिश करते हैं। तो चूंकि हमें आज जानना होगा कि जब हम एसआई की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसआई का हमारा सिलेबस में सबसे पहला हम जानने वाले हैं कि एसआई का हमारा एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो बाबू, जब एसआई की एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसआई आपको बनाने के लिए, एसआई का परीक्षा पास करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरत है। ध्यान देंगे, आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, यानी इसको अपने भाषा में बीए कहेंगे, हिंदी में इसको स्नातक कहेंगे। ठीक है, तो आपको स्नातक पास होना चाहिए। अब स्नातक के लिए याद रखिएगा कि आपको किसी भी प्रकार के कोई, यदि हम प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का चर्चा नहीं किया गया है। चाहे आप फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएशन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, किसी भी आप परसेंटेज से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होना चाहिए, एक स्नातक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और जैसे ही स्नातक आपके पास हैं तो आप एसआई के एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर जाते हैं। अब होता है कि यदि हम एसआई के सिलेबस में और एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे योग्यता। तो योग्यता में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी मान्यता प्राप्त जो हमारा विश्वविद्यालय होती है वहाँ से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए होना चाहिए, यानी यू हैव टू बी ग्रेजुएटेड। आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप बिहार एसआई के फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि इसमें एज को लेकर के भी बच्चों में थोड़ा सा एक संभावनाएं होती है कि सर एज क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखना, सभी के लिए जो मिनिमम यानी न्यूनतम जो होता है, तो सभी के लिए न्यूनतम, चाहे आप जनरल से आते हों, आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, बीसी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एसी से आते हैं और एसटी से आते हैं। ध्यान देंगे, ये सभी के लिए जो न्यूनतम एज निर्धारित की गई है, सभी के लिए न्यूनतम एज जो है आपका 20 ईयर्स है। ध्यान देंगे, कितना है? मात्र 20 साल।
यानी चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको 20 साल तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल के लिए 20 से लेकर के 37 साल है। यानी हुआ कि 20 साल आपका मिनिमम होता है और 37 साल आपको मैक्सिमम होता है। लेकिन गलती से आप मान लो कि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो या ईबीसी से कैटेगरी से आते हो और आप मेल हो, ध्यान देंगे आप मेल हो, मेल मतलब आप पुरुष हो, तो आपके लिए निर्धारित किया गया है न्यूनतम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल जो होगा वो आपका एज होगा, ध्यान देंगे। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि आप किसी भी श्रेणी से महिला आते हैं, मैं डायरेक्ट महिला की बात कर रहा हूँ, यदि आप महिला आते हैं, फीमेल हैं और आप किसी भी श्रेणी से, चाहे आप जनरल से हैं, ईबीएस ईडब्ल्यूएस से हैं, कह सकते हैं ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, ओबीसी से हैं, एसी से हैं, एसटी से हैं, किसी भी कैटेगरी के आप महिला हैं तो उनके लिए कन्फर्म रहिएगा कि इनके लिए न्यूनतम आयु जो है 20 साल ही है और मैक्सिमम इनके लिए 40 है, ध्यान देंगे। लेकिन प्रश्न होता है कि यदि हम एसी और एसटी की बात करें और इसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बात करेंगे, एसी एसटी से आते हैं, यदि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं, तो चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आपके लिए जो एज है वह 20 से लेकर के 42 है। अर्थात कहेंगे 20 साल आपका एक मिनिमम एज है और 42 साल जो है आपका मैक्सिमम एज है। तो यह आपका जो है, यदि हम एज की बात करें तो एज की बात होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद रखना होगा कि यदि आप बिहार सरकार के किसी भी सर्विस में हैं, बिहार सरकार के किसी भी आप सर्विस में हैं, तो आपको याद रखना है कि 5 साल का नहीं 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन समझ रहे हैं ना? तो रिलैक्सेशन का मतलब होता है आपको 5 साल का छूट मिलेगा। यदि बिहार सरकार के अंतर्गत आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, तो ये आपका जो एज का है, एज के साथ आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ध्यान देंगे। तो यह आपका जो हुआ, खास तौर पे हम यदि आयु सीमा की बात करें तो ये आयु सीमा के लिए यह निर्धारित की गई है। वहीं यदि हम, तो इस प्रकार से आपको आयु में न्यूनतम आपको 20 ईयर्स रहेगा, न्यूनतम आपको 20 ईयर्स रहेगा सभी के लिए। आप किसी भी कम्युनिटी से आते हैं आपको 20 ईयर्स आपको मिनिमम रहेंगे। और मैक्सिमम यदि देखा जाए तो जनरल के लिए हमने बताया 20 से 37 साल हमने बताया। ओबीसी एससी एसटी ओबीसी की बात करें, ईबीसी की बात करें तो उनका जो है 20 से लेकर के हमने 40 साल बताया। और यदि आप मान लिया जाए कि एससी या एसटी से आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इनके लिए निर्धारित किया गया है कि 20 से लेकर के 42 साल यदि तक है तो आप बिहार एसआई के एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। अब होता है कि इसके अलावे भी हमारा क्या क्या होगा सर, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो ये तो आपका हुआ एलिजिबिलिटी। इस एलिजिबिलिटी के साथ साथ हमें याद रखना है कि यदि अभी हम 2025 में जो हमारी वैकेंसी आने वाली है, तो 2025 का जो एसआई है, एक्चुअली सिलेबस हमारा सेम है जो 2024 में हमारा सिलेबस था, यही हमारा 2025 का भी सिलेबस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि अब हम लोग इसमें देखते हैं मेल और फीमेल का। तो सबसे पहले देखिएगा 1 मील बराबर क्या होता है, पहले समझते हैं। 1 मील बराबर हमारा 1600 मीटर होता है। क्लियर हुआ? 1600 मीटर होता है। अब होता है क्या कि यदि हम इसकी दौड़ यानी हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो आपका फिजिकल में होता क्या है, तो फिजिकल में यदि आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो मेल के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि आपको 6.5 मिनट में, ध्यान देंगे 6.5 मिनट, 6.30 मिनट में आपको 1 मील दौड़ना है। एक पुरुष के लिए 1 मील का मतलब हमने बताया 1600 मीटर। क्लियर हुआ? 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी है। और महिला के लिए एनए मतलब महिला के लिए नॉट एप्लीकेबल है, महिला के लिए निर्धारित नहीं है। लेकिन यदि हम महिला की बात किया जाए तो महिला को मात्र देखिएगा 6 मिनट में इनको 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर इनको दौड़ना है। ठीक है? तो पुरुष तो दोनों में कंफर्म हो गए कि महिला के लिए जहां पर 6 मिनट में, देखिए महिला के लिए हम कर देते हैं 6 मिनट में, यदि देखा जाए तो 6 मिनट बाई हम कर देते हैं, इनको 1 किलोमीटर हो गई। वहीं यदि हम पुरुष की बात करें तो 6.30 मिनट में इनको जो दौड़ना है वह 1600 मीटर दौड़ना है, ध्यान देंगे। उसके बाद देखा जाए तो आपका जो हाई जंप होता है, तो हाई जंप के लिए यदि देखा जाए तो हाई जंप जो होती है, हाई जंप के लिए बताया गया है कि यदि आप पुरुष हैं यानी मेल हैं, तो मेल के लिए आपको 4 फीट 3 है ना, यानी आपको 4 फीट कूदना है, हाई जंप रहेगा। और इसके लिए आपको 3 बार 3 चांस दिए जाएंगे,
यानी 3 चांस आपको मात्र दिया जाएगा और हाई जंप आपका 4 फीट होगा। लेकिन यदि इसी चीज़ों को हम फीमेल यानी महिला के लिए लेकर चलें तो महिला को मात्र 3 फीट ही कूदना है और 3 फीट के लिए इनको देखिएगा तो इनको 3 चांस दिया जाएगा यानी 3 प्रयास करना होगा। यानी पुरुष को 4 फीट कूदना है 3 चांस मिलेगा और महिला को 3 फीट कूदना है उनके लिए उनको 3 गो चांस उनको मिलेंगे। उसके बाद यदि हम लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप का मतलब होता है लंबी कूद। तो लॉन्ग जो जंप है, लॉन्ग जंप के लिए मेल और फीमेल की यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे, तो हम कह सकते हैं कि मेल के लिए जो निर्धारित की गई है वह कहा गया है कि उनको 12 फीट कूदना है। ध्यान देंगे 12 फीट कूदना है, इसके लिए इनको 3 प्रयास यानी 3 चांस दिया जाएगा मेल के लिए। वहीं यदि हम फीमेल की बात करते हैं लॉन्ग जंप के लिए तो महिला को मात्र 9 फीट ही कूदना है और इसके लिए इनको 3 प्रयास यानी 3 चांस इनको दिया जाएगा। अब हमारा होता है एक शॉर्ट पुट थ्रो। तो जो शॉर्ट पुट थ्रो होता है उसमें होता है कि जो मेल होते हैं वो शॉर्ट पुट थ्रो में मेल को 16 फीट यानी 16 पाउंड का गेंदा होगा। ठीक है, 16 पाउंड जो होते हैं 16 पाउंड के बॉल होंगे, गेंदा होंगे, उनको इस फेंकना होगा। वहीं फीमेल की यदि बात करें तो फीमेल के लिए कह सकते हैं 16 पाउंड जो होगा, इस भी याद रखिएगा 16 फीट होगा। 16 पाउंड 16 फीट फेंकना होगा पुरुष को। लेकिन महिला की यदि बात करें तो इनको मात्र 12 पाउंड फेंकना होगा और इनके लिए 10 फीट निर्धारित की गई है। तो यह आपका जो है ये फिजिकल के लिए जब एग्जामिनेशन होंगे तो फिजिकल के लिए आपको निर्धारित की गई है और यदि आप ये सभी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तब जा करके आपका अंतिम जो मेरिट लिस्ट होता है वह मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाती है और अंतिम रूप से आपका मेरिट लिस्ट में जब नाम आती है तो आपका चयन हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बिहार एसआई का जो एलिजिबिलिटी है वह एलिजिबिलिटी आपको निर्धारित दी गई है और इसे आपको फुलफिल करना ही करना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी को किसी भी प्रकार के कोई समस्याएं नहीं होगी और यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट सेशन में आप जरूर लिखें जिससे कि मैं और आगे आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब होता है इसके अलावे देखें तो अब यहाँ पर जो आपकी हाइट से संबंधित भी प्रश्न होते हैं। हाइट होता है आपका छाती यानी चेस्ट जो होता है कितना फुलाना है, क्या करना है। तो यदि ये भी देखा जाए तो जो आपका फिजिकल जो एग्ज़ाम होती है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेडिकल की भी हम बात करेंगे। तो फिजिकली में यदि देखा जाए तो यदि आप मान लिया जाए कि आप जो कैंडिडेट हैं आप अनरिजर्व से आते हैं यानी यूआर से आते हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ध्यान देंगे तो इनके लिए हम इनकी यदि ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई के लिए निर्धारित कर दी गई है सेंटीमीटर में, याद रखिएगा। तो जो आपकी ऊंचाई निर्धारित की गई है तो चाहे आप अनरिजर्व हों या ओबीसी हों, ये दोनों के लिए आपको 165 सेंटीमीटर जो है ये आपका ऊंचाई निर्धारित कर दी गई है। और उसके अलावा यदि देखा जाए तो आप दूसरा फॉर्म में देख सकते हैं। दूसरे में हम कह सकते यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से यदि आते हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से यदि आते हैं तो आपका जो ऊंचाई होना चाहिए वह 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी यदि 160 सेंटीमीटर हैं और आप ईबीसी से एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से यदि आते हैं तो आप इस योग्यता को फुलफिल करते हैं। अब होता है इसके अलावा यदि देखा जाए तो सभी श्रेणियों की पहले हम महिलाओं की बात कर लें, यानी फीमेल की हम बात करें, फीमेल की बात हम करेंगे ऑल यानी सभी श्रेणी की जो महिलाएं होंगी। तो इसके लिए भी निर्धारित किया गया तो इनके लिए जो है मात्र 155 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए और इस तरह से जो होंगे ये सभी के सभी जो होंगे बिहार एसआई का जो एलिजिबिलिटी होता है इसको फुलफिल करेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारा होता है छाती यानी चेस्ट। तो छाती के लिए भी कुछ सेंटीमीटर निर्धारित कर दी गई, इसे भी आप जानें। तो जैसे आप देखिएगा तो खास तौर पे हमें चाहे यूआर की बात करें या हम ओबीसी की बात करें या हम कह सकते हैं ईबीसी की बात करें तो ये सभी के लिए जो है साहब आप याद कीजिएगा कि इनको 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर निर्धारित किया। यानी 81 क्या है तो 81 जो निर्धारित की गई है यह बिना फुलाए, याद रखिएगा 81 क्या है, यह है बिना फुलाए यानी नॉर्मल जो आपका चेस्ट होता है, नॉर्मल चेस्ट की आपकी जो कह सकते हैं मेजरमेंट होनी चाहिए वह आपका 81 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद जब फुलाते हैं तो फुलाने के बाद 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यह चाहे आप अनरिजर्व से आते हैं यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं या आप ओबीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं, ये तीनों लोगों के लिए या तीनों कम्युनिटी के लिए निर्धारित है कि 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं यदि हम एसी और एसटी की बात करें तो इनके लिए निर्धारित किया गया है कि 79 सेंटीमीटर से लेकर के 84 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ
कि 79 सेंटीमीटर जो होगा ये बिना फुलाए, यानी नॉर्मल जो आपका चेस्ट है, ये नॉर्मल चेस्ट के आपका होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, और यदि आप फुलाते हैं तो फुलाने के बाद होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई। उसके अलावा यदि बात किया जाए तो हम फीमेल की बात करें, सभी श्रेणी की महिलाओं के, तो इनके लिए साहब ध्यान दीजिएगा, इनके लिए नॉट एप्लीकेबल, यानी इनके लिए ऐसा कुछ नहीं निर्धारित की गई है कि उनकी चेस्ट जो होगी वह नॉर्मल में कितना होनी चाहिए, फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कोई चर्चा नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि यह जो हुआ ये आपका कह सकते हैं फिजिकल से ही संबंधित ये भी आपका एग्जाम में होंगे। तो यह ओवरऑल आपका ये रहा, एलिजिबिलिटी रही। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने सिलेबस की ओर। तो जो हमारा एसआई का जो सिलेबस होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एसआई में आपका पीटी एग्जाम होती है, उसके बाद मेंस एग्जाम होती है, और अंतिम रूप में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। क्लियर हो गई। और ये तीनों जो एग्जाम होते हैं, तीनों के बाद आपको अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और ये मेरिट लिस्ट में जब नाम आती है तो आप देश के, राज्य के जो हमारा सुरक्षा है, उस सुरक्षा में आप अपने आप को इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पीटी जो आपका होता है, यह पीटी आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन 100 को क्वेश्चन होंगे, वो 2 नंबर का होगा, यानी 2 मार्क्स का होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं टोटल जो आपका पीटी होगा वह आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। ध्यान देंगे, टोटल आपका 200 मार्क्स का जो होगा वो आपका पीटी होगा। और इसके लिए आपका जो टाइम होगा, ध्यान देंगे, इसके लिए जो आपका टाइम होगा, यह टाइम आपको मात्र 120 मिनट दिए जाएंगे। अर्थात कहेंगे कि 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, और 2 घंटा के समय में आपको प्रीलिम्स का जो यानी पीटी जो होती है, ये पीटी आपको 200 नंबर का पेपर हो गई, 100 को क्वेश्चन होगा, और 2 नंबर का हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका जो पीटी का एग्जाम जो होगा वह टोटल आप देखिएगा तो आपका 200 नंबर के पीटी होंगे, और उसके लिए 2 घंटा आपको समय का निर्धारण किया जाएगा। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वह आपका जीके जीएस से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्या होगा, जीके जीएस से रिलेटेड, यानी कह सकते हैं कि हमारा एमसीक्यू जो होता है बहुवैकल्पिक, तो एमसीक्यू हमारा क्वेश्चंस होते हैं, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होते हैं एकदम सामान्य स्तर के होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ये आपका जो होता है 120 मिनट में 200 मार्क्स का एग्जाम आपकी होती है। तो ये आपका पीटी का हो गई। यदि बात करते हैं, हमें मेंस की बात करेंगे, तो अब आपको मेंस के बारे में भी जानना होगा। तो मेंस जो आपकी होगी, वो मेंस में आपको याद रखना है कि इसमें मेंस में आपका पेपर 1 होता है, और उसके बाद आपका पेपर 2 होता है। यानी पेपर 1 और पेपर 2 में होता क्या, पहले हम जानेंगे। तो देखो मेरे प्यारे, पेपर 1 जो होगा, याद रखिएगा, पेपर 1 भी आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, इंटू 2 इक्वल टू 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे, ठीक है, यानी 200 नंबर का आपका पेपर 1 हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या जाएगा, तो इसमें आपका पेपर 1 में आप याद रखिएगा, इसमें पेपर 1 में आपका हिंदी आ जाती है। ध्यान देंगे, पेपर 1 में जो आता है आपका हिंदी आ जाता है। उसके अलावे देखेंगे तो आपका जो जनरल जो साइंस होता है, वो जनरल साइंस आपको आ जाती है। ठीक है, उसके अलावे आप देखेंगे कि आपका जो पॉलिटी होता है, यानी जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र बोलते हैं, तो आपकी पॉलिटी हो जाती है। और हमारा इंडियन जो हिस्ट्री होता है, वह भारतीय हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री होता है। तो ये सभी मिला करके आपका जो होता है वह टोटल आपका 200 नंबर का आपका एग्जाम होती है पेपर 1। और पेपर 1 इसके बाद आपका होता है एक पेपर 2, और पेपर 2 भी इसी प्रकार आपका होगा, 100 को क्वेश्चन होंगे, इसका 2 मार्क्स होगा, यानी टोटल 200 मार्क्स का यानी 200 नंबर का आपका पेपर 2 होता है। और ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए बता दूं, तो पेपर 1 के लिए भी आपका जो टाइमिंग होगा वह आपका 120 मिनट ही दिए जाएंगे, अर्थात कहेंगे 2 घंटा आपको दिया जाएगा। वहीं पेपर 2 की बात करें तो इसके लिए भी आपको 2 घंटा ही समय का निर्धारण किया जाएगा। और यहाँ पर 2 घंटा में 200 क्वेश्चन, यहाँ पर पेपर 1 में भी 2 घंटा में 200 क्वेश्चन, और पीटी में भी हमने आपको बताया कि 2 घंटा में 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आपको बनाना होगा। और इस तरह से हमारा जो मेंस का पेपर 2 होगा, इसमें हमारा होगा जैसे इंडियन यानी भारतीय जो भूगोल होता है, यानी भारतीय हमारा भूगोल से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये चीज़ों को स्पष्ट करना, ऐसे हम एक एक सिलेबस को जीरो से हीरो जो कहा जाता है वहाँ तक मैं आपको डिफाइन करूँगा। उसके बाद आपका इसमें मैथमेटिक्स यानी गणित भी पूछा जाता है, और गणित जो होता है वह 9th लेवल का होता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लें, जनरल मैथ होता है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं, क्योंकि आपके लिए जन रोजगार क्लासेज जो है अपने तत्परता के साथ हम जुड़े हुए हैं, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि एक एक बच्चों को सफलता दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें जितनी भी
पसीना बहाना पड़ जाए। तो वो होता है कि इसमें हमारा आपका गणित हो जाता है। उसके बाद आपका मेंटल या कह सकते हैं रीजनिंग आप सुना होगा, ठीक है, तो इसमें आपका रीजनिंग होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो यह आपको फाइनली हम कह सकते हैं कि यह आपको पेपर 2 होता है। और इस तरह से आपका एसआई का जो मेंस होती है ये मेंस होता है, और मेंस के बाद ही आपका फिजिकल होता है, जो कि हमने अभी जस्ट आपको बताया है। तो इस तरह से आपका 3 स्तर में आपका जो होती है वह 3 स्तरीय हमारा एसआई का एग्जाम होता है। पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद आपकी दौड़ धूप के बाद जो आपको मेरिट लिस्ट होगी उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब मेरे दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि दौड़ सब हमने बता दिया कि आपको 1 मील यानी 1600 मीटर आपको दौड़नी होती है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे हमारा जो पीटी जो एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है, तो जैसे 2024 में जो हुआ यही हमारा 2025 में भी सिलेबस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2025 में जो हमारी सिलेबस है इसमें हमारा क्या हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक खेल, ये सब क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पे जैसे मान लिया जाए, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी पद्म पुरस्कार आया है ना, पद्म पुरस्कार मिला है, तो आपसे एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को मिला। अब इसमें होगा कि जैसे पद्म विभूषण होता है, ध्यान देंगे, पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, और एक पद्म श्री होता है। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस साल भारत में कितने को पद्म भूषण विभूषण मिला, कितने को पद्म भूषण मिला, कितनों को पद्म श्री मिला। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला, भूषण जो हुआ एक टोटल 19 लोगों को मिला, और पद्म श्री 113 लोगों को मिला। मीनिंग क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टोटल 139 लोगों को जो है इस साल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। मीनिंग क्लियर हो गई। और इसमें मैं प्यार के साथ आपको बताऊंगा कि हमारा बिहार से कुल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो ये राष्ट्रीय स्तर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें और क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। हो सकता है पूछ जाए कि पद्म भूषण पद्म विभूषण जो है इनकी स्थापना कब हुई, या पूछ दे कि भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो ये सभी की स्थापना 1954 में हुआ था, आप सभी को पता है। और सर्वोच्च जो सम्मान होता है देश का वो होता है भारत रत्न। ध्यान देंगे, भारत रत्न जो होता है देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। तो पहले स्थान पर भारत रत्न होगा, दूसरे पर पद्म भूषण विभूषण होगा, तीसरे पर पद्म भूषण होगा, चौथे पर पद्म श्री होंगे। तो इस तरह से भारत में 4 सम्मान दिए जाते हैं। यदि आप असाधारण कार्य करते हैं तो उनके लिए एक सम्मान के रूप में भारत सरकार 1954 से इसको स्थापना कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो कि जैसे कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विश्व के में जो गेहूं का उत्पादन होता है, या विश्व में गेहूं का जो यूज होता है, या गेहूं से बने हुए पदार्थ का जो खाने में यूज होता है, इसमें रसिया का अकेले कितना कंट्रीब्यूशन होता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, तो इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या प्रभाव, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिलेट होता है। अब खेल का मतलब क्या हो, जैसे आपसे अभी पूछ दिया जाए पेरिस ओलंपिक हुआ था, आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक में जो खेल हुई थी इसमें बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ था। पेरिस ओलंपिक खेल जो हुई थी इसमें बिहार से कितने लोगों को खेल में चुनाव हुआ था। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछे, इसका जवाब मैं बता दूं, एकमात्र खिलाड़ी थी, और वह थी आपको जमुई के विधायक है, बीजेपी के नेता है, ठीक है, श्रेयसी सिंह के नाम आपने सुना होगा। क्या नाम है, श्रेयसी सिंह। तो ये जो श्रेयसी सिंह जो रही है एकमात्र बिहार के ऐसे खिलाड़ी रही जिनको पेरिस ओलंपिक खेल में इनको नाम आया, इन्होंने पेरिस ओलंपिक खेल में गई भी, पार्टिसिपेट की भी। वैसे जमुई से ये बीजेपी के विधायक भी है, बिहार विधानसभा की बात करें तो विधायक भी है। तो इस तरह से आपसे खेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य का मतलब जैसे हो सकता है पूछ दिया जाए कि भारत में लोकपाल का गठन, ऐसे कुछ क्वेश्चन दागे जा सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध हस्तियां एवं सामान्य नाम, जैसे प्रसिद्ध हस्तियां में नाम आपसे पूछा जा सकता है। यदि हस्ती की बात करते हैं साहब, तो जैसे हस्ती के रूप में हम कहें, जैसे बिहार से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या प्रसिद्ध हस्ती कोई बात नहीं है। तो जैसे किशोर कुणाल की मृत्यु हो चुकी है, इनको मरणोपरांत आप देखेंगे पद्मश्री भी मिला है, तो ऐसे लोगों के बारे में पूछा जा सकता है। यदि प्रसिद्ध हस्ती की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन कौन से देशों का मानद सम्मान मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन दागे जा सकते हैं। जैसे पूर्ण रूप एवं संक्षिप्ताक्षर, यानी कुछ हमारा जो होता है एब्रेविएशन भी पूछे जा सकते हैं। एब्रेविएशन जैसे मान लो आपसे पूछ दिया गया फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस तरह से आपको कुछ संक्षिप्त पूछे जाएंगे। खोज डिस्कवरी में जैसे मान लिया जाए कि पूछा जा सकता है, खोज और डिस्कवरी की बात करें
तो हो सकता है जैसे अभी वर्तमान के हम परिदृश्यों की बात करें तो आए दिन ऐतिहासिक खोज चल रहे हैं, है ना, ऐतिहासिक खोज चल रहे हैं, तो इतिहास जगह भी कुछ से भी क्वेश्चन ऐसे दागे जा सकते हैं। रोग और पोषण, जैसे अभी आप देख से अभी चाइना से ऑलरेडी कोरोना आया था, कोरोना के बाद अभी आप देखेंगे तो एक और वायरस चला है, तो उस तरह से पूछेंगे। पुरस्कार और खेल पूछे जा सकते हैं, जैसे मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अब तो स्वर्गीय हो गए। तो देश का हमारा जो इकोनॉमी है, देश का हमारा जो कह सकते हैं वर्तमान की जो इकोनॉमी है, इसमें मनमोहन सिंह जी का योगदान है, उनकी क्या किताब के नाम थे, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन दागे जा सकते हैं। संस्कृति एवं धर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा, जैसे संस्कृति और धर्म से रिलेटेड यदि देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कौन सा एक नया धर्म है, जो अभी जितने भी धर्म उसके अलावा भी एक नया धर्म का स्थापना हुआ है। आप लोग कुछ से भी मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैसे भी हम हिंदू देखते हैं, हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, ये सारे धर्म हैं, इसके अलावा अभी नया कौन सा धर्म का स्थापना हुआ है, कोई हमें बताएंगे तो मैं आगे बात करूंगा और हम आपका कमेंट जरूर देखूंगा। विरासत एवं कला की बात है, जैसे भारत से ही पूछा जा सकता है कि हमारा इंडियन हेरिटेज में कौन कौन आता है, इंडियन या कोई भी हेरिटेज जो होता है उसको यूनेस्को किस आधार पर जो होती है उसको हेरिटेज की दर्जा देती है, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। देश एवं विदेश की मुद्राएं, जैसे भारत की हमारी करेंसी जो है रुपया का जो करेंसी है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुपया करेंसी जो है यह किसने दिया, इसका सिंबल किसने भारत में दिया, हो सकता है क्वेश्चन आपसे दागा जा सकता है। देश एवं मुद्राएं, जैसे हो सकता है रुपया दे दे, रुपया, ठीक है, और रुपया इक्वल टू 4-5 देश दे दे कि ये रुपया कौन सा देश का है, हो सकता है भारत दे दे ऑप्शन, पाकिस्तान दे दे, इंडोनेशिया दे दे, और चौथा में आपको नेपाल दे दे। तो आपको ये पता होना चाहिए रुपया दिया हुआ है, रुपया कौन सा देश का होगा, तो रुपया जो होता है इंडोनेशिया का है, ध्यान देंगे कहाँ का है, इंडोनेशिया का है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन दिया जाए। राजनयिक संबंध, रक्षा एवं पड़ोसी, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध, भारत अफगानिस्तान के बीच में संबंध, भारत श्रीलंका के बीच में संबंध हो सकता है ना, भारत मालदीव के बीच में संबंध। राजनयिक संबंध में तो हम कह सकते हैं जैसे भारत कौन कौन से देशों के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाई हुई है। अभी जैसे भारत, जैसे कल की हमने न्यूज अपने पढ़ा होगा कि कल ही की बात है कि जो हमारा कैलाश मानसरोवर के नाम सुना होगा, तो जो कैलाश मानसरोवर है, एक कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत और चीन के बीच में, ध्यान देंगे भारत और चीन के बीच में हमारा सहमति पुनः बन गया है, और कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए जो तीर्थयात्री होते हैं उनके लिए रास्ता फिर से पुनः खुल गया है। तो अब मैंने साहब से ये पूछा जा सकता है कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कौन सी रास्ता का प्रयोग करना उचित होगा, कौन कौन से देशों के बीच में संधि हो रही है, कौन सी विचार हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ये आपका राजनयिक संबंध, रक्षा एवं पड़ोसी राज्यों से पूछा जा सकता है। तो वो तो सभी बातें जो हुई अभी हमने जो भी अपने को डिस्कस किया, ये सारे के सारे टॉपिक आपके पीटी से रिलेटेड है, प्रारंभिक जो आपकी एग्जाम होगी उससे रिलेटेड है। दूसरा हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वह हमारा मेंस का सिलेबस होगा, ठीक है। और मेंस का जो हमारा सिलेबस होगा बिहार दरोगा का, इसमें पेपर 1 में जो होता है बाबू लोग, तो पेपर 1 जो होती है उसमें हमारा सामान्य हिंदी होता है, ठीक है। इसमें पहला तो हमारा सामान्य हिंदी होगा, तो जनरल हिंदी जो होती है इसमें हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, एक आपको लेख टाइप का दिया रहेगा, उसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसी में से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, और उस प्रश्न में से आपको रिक्त स्थान भी दिया जा सकता है, उसमें एक क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, हो सकता है कि उसमें से आपका समानार्थक भी दिया जा सकता है, जिसको आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स अंग्रेजी में बोलते हैं, उस तरह से इससे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके उसको आंसर देना है। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रिक्त स्थान को भरें, उसके बाद वाक्य सुधार यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हुआ किसी ने कहा गाय चरता है, तो ये गलत हो गई, गाय चरता नहीं है, गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए गाय चरती है हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चांद उग गया, चांद उग गया नहीं होगा, चांद हमारा अंग्रेजी ग्रामर में जो होती है वो फेमिनिन होता है, तो इस तरह से हमारी भाषा में हो सकता है कि चांद उग गई। क्लियर हुआ। तो मैंने सी बात इस तरह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स ही रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, और 4 ऑप्शन में से जो उपयुक्त सेंटेंस होगा या उपयुक्त जो वर्ड होगा उस वर्ड को आपको इसमें डालना है, डाल के सेंटेंस को सही कर देना है। दिस इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। वाक्य त्रुटि यानी कॉमन एरर बोलते हैं, यानी ग्रामेटिकल कुछ एरर होंगे, उस ग्रामेटिकल एरर को आपको ढूंढना पड़ेगा। समानार्थी विलोम का मतलब हुआ जैसे सिनोनिम्स होता है, जैसे पानी हुआ तो पानी का सिनोनिम्स क्या होता है, नीर होता है यानी जल होता है, तो ये आपको आएगा। विलोम जैसे होता है, जैसे किसी ने कहा अंधकार, तो अंधकार का विलोम क्या होगा, तो प्रकाशित होगा या प्रकाश होगा, तो ये आपका विलोम हो गया।
तो सिनोनिम्स इंटोनिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। व्याकरण में जैसे यौगिक होता, अवनति, इस तरह सभी जो चीज़ें हैं, लिंग, संख्या, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया शब्द, ये सभी जो है आपको ग्रामर का पोर्शन हुए। तो ये आपका पेपर 1 में जो होगा, ये पेपर 1 में आपका समान एकदम जनरल जो हिंदी होती है वो जनरल हिंदी होगी। और एकदम जनरल हिंदी की तैयारी कराने के लिए हमारे पास एकदम बेस्ट एक्सपर्ट हैं, और उस एक्सपर्ट के माध्यम से आपको हिंदी की फुल तैयारी कराएंगे, जो कि आपको लगेगा, अपने आप को सुकून महसूस होगा जी। अब हमारा पेपर 2 में आते हैं। तो हमारा पेपर 2 जो होता है, इसमें हमारा जीएस यानी जनरल स्टडीज़ आता है, ठीक है। तो जनरल स्टडी में सबसे पहले हमारा समान यानी कह सकते हैं जनरल जो हमारा साइंस होता है वह पहला हमारा जनरल साइंस होता है। और जनरल साइंस में पढ़ना क्या है, तो सिलेबस में हमारा पहला है अम्ल। अम्ल समझते हैं ना, एसिड। तो अम्ल, क्षार और लवण आपका टॉपिक होता है। उसके बाद ब्रह्मांड से रिलेट होते हैं आपका गति यानी स्पीड, फोर्स यानी बल, कार्य और ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी, परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम जो हमारी होती है, अणु। उसके बाद हमारा धातु, अधातु, कार्बन, मिट्टी, ध्वनि, प्रकाश, ये सभी जो आपके सिलेबस हैं, ये सभी सिलेबस से रिलेट आपको ये सारे सिलेबस पढ़ने हैं, और ये सभी सिलेबस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे हैं। जैसे कार्बन की बात है तो कार्बन साइकिल क्या होता है, किसी भी पौधा को जैसे हम लोग पता लगाते हैं कितने साल पुराना है, बिल्डिंग को पता, ये सारे जो है आपका जनरल साइंस के माध्यम से सारी चीज़ों को आप जानेंगे। जैसे हमारा साइट्रिक अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, कौन सा ऐसा अम्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, या कौन सा फल है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं आपका जनरल साइंस में रिलेटेड पूछता है। जैसे प्रकाश की ही बात करते हैं, तो प्रकाश से रिलेटेड जैसे हमारा रेनबो होता है, तो इसमें कौन सी प्रकाश का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, लाल, पीला, हरियर, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी जो रिलेट होते हैं आपका जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इस पर बात करेंगे। अब हमारा होता है ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़नी है बाबू लोग, तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। ध्यान देंगे, आपको पढ़नी क्या है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, यानी भारतीय भूगोल आप इसको कहिएगा, ठीक है। तो हमारा इंडियन जो ज्योग्राफी होता है इसमें पढ़ना क्या है, भूगोल एक सामाजिक अध्ययन। क्योंकि हमारा ज्योग्राफी जो होता है, मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी एक साइंस है। ज्योग्राफी हमारा एक साइंस है, और जो हमारे जीवन में जो आए दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है, आसपास जो घटनाएं घटती है, वातावरण में जो घटनाएं घटती है, उसका हम किस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके हम कारक होते हैं, वे सारे गतिविधियों को हम भूगोल के माध्यम से पढ़ते हैं। अर्थात ज्योग्राफी में हम सामाजिक अध्ययन करेंगे, हमारा समाज में उस तरह से कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, समाज के लिए हमारा ज्योग्राफी जो है कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अक्षांश की बात करते हैं, देशांतर की बात करते हैं, जैसा कि कल ही आपने देखा होगा कि 26 जनवरी जब 2025 हम मना रहे थे, तो इसी दिन भारतीय प्रधानमंत्री जी का एक डायलॉग आया है, और वह है वन नेशन वन टाइम। सुना होगा आप लोग, वन नेशन वन टाइम की बात किया गया है। अब मायने से वन नेशन, एक राष्ट्र एक समय। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या आप बता रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ अक्षांश और देशांतर जब हम बात करते हैं, हम पूर्वी और पश्चिमी की बात करते हैं, तो समय का बहुत बड़ा डिफरेंसेस हो जाता है। तो अब वन नेशन वन टाइम की बात हो रही, तो ये सभी जो है हमारे समाज में, जैसे अरुणाचल में सब सूर्योदय कब होगा, गुजरात में सूर्यास्त और सूर्योदय कब होगा, तो इसमें समाज में वो कार्य वर्क करने की जो हमारी एफिशिएंसी होती है उस पर कैसे प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी गतिविधियों को जो हम पढ़ते हैं वह भूगोल को एक सामाजिक अध्ययन के रूप में हम स्टडी करते हैं। सौर मंडल में ग्रह तथा पृथ्वी, सोलर हमारा एक परिवार, उसी परिवार में हमारा सारे ग्रह उपग्रह ये सारे हैं, ध्रुव तारा ये सब, पुचल तारा ये सब हैं। तो सौर मंडल कहते हैं कि इसको कौन कौन ऐसे ग्रह हैं और कितने अभी वर्तमान में ग्रह हैं। उसके अलावे हम कहें जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी दुनिया के एक ऐसा ग्रह है जहां पर मानव या जीवन कह सकते हैं स्थिर है। कितने ग्रह हैं, कौन ऐसे ग्रह हैं जिसे बौना ग्रह कहा जाता है, कौन ऐसा ग्रह है जिसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, अब क्यों निकाल दिया गया, क्या नियम है, ये सभी चीज़ों जो होती हैं हम सौर मंडल एवं ग्रह पृथ्वी में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण, यानी चूंकि हम सभी को पता है जब हम कार्बन एमिशन की बात करते हैं, हम जब कह सकते हैं ओजोन की बात करते हैं, तो पूरे दुनिया जो है कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या कह सकते हैं कि ओजोन लेयर को लेकर के, या कह सकते हैं जिस तरह से समाज में कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव पड़ते जा रहा है, इससे पूरी दुनिया इस पर वाकिफ़ है। चूँकि हमने रखा है कि 2035 तक जो हमारा SDG का प्रोग्राम है, वहीं 2070 तक यदि हम कार्बन एमिशन की बात करें तो ये स्पष्ट कर दिया गया 2070 तक हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती है हम पढ़ते हैं, इसमें मानव पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मानव के द्वारा पर्यावरण के द्वारा मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। मानव यदि पेड़ों पौधों को बहुत ज़्यादा संरक्षित करेगा तो आने वाले भविष्य में हमारा जो भविष्य होगा, आने वाला हमारा जनरेशन जो होगा वह कितना सफल हो सकता है। लेकिन यदि हम पर्यावरण को संजोए नहीं रखें, यदि संरक्षण नहीं प्रदान करें,
तो फिर आने वाले समय में मानव को कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यह हम इसमें पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन क्या? प्राकृतिक संसाधन यानी जो गॉड गिफ्टेड है, जो ऑलरेडी हमें जमीन के अंदर प्राप्त होता है, जो नेचुरल हमें प्राप्त होता है, जैसे हमारा जल। जल हमारा क्या है? एक नेचुरल है, ध्यान देंगे। उसके बाद मानव संसाधन, जैसे वी ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, हम सभी के सभी क्या हैं? हम सभी हैं मानव रिसोर्स हैं, हम सभी मानव संसाधन हैं। तो हम मानव संसाधन देश की इकोनॉमी में, देश के सुरक्षा में, देश के हित में हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कैसे महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर तो हमें पता ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब ही होता है हमारा देश जो है एक एग्रीकल्चर कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है। ग्लोब के माध्यम से हम दुनिया के राष्ट्रों को देखें कौन सा देश कहाँ पर पड़ता है। उसके अलावा भारत का राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल राजनीति देखेंगे। उसके बाद एयर होता है, वाटर होता है। तो ये सभी जो है हमारा इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में हम इसको कवर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम इंडियन ज्योग्राफी की बात के बाद हम हिस्ट्री की बात करें तो 1857-58 का जो विद्रोह था, चूँकि इसमें हम देखते हैं मंगल पांडे जी का, फिर झांसी की रानी, हमारा बिहार। और बिहार में यदि आप देखोगे तो 1857 के विद्रोह में मोहम्मद पीर अली के नाम आपने सुना होगा। तो जब ये 1857 के विद्रोह यदि देखिएगा तो ये जब आज वर्तमान में वो झारखंड चला गया है, जब ये बिहार की यानी पटना की धरती पर आता है तो पटना के गुरहट्टा के नाम सुना होगा। पटना के गुरहट्टा में पीर अली साहब जो थे, उन्होंने कैसे अंग्रेजों को सामना किया और अंग्रेजों को सामना कर करके उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों को जो कहा जाता है औकात में ले आए थे। तो इसमें 1857 के विद्रोह में हम भारत को देखेंगे, अपने बिहार को देखेंगे तथा भारत के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिसने ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिसने एकदम न के बराबर प्रभावित हुआ। या बिहार की बात करें तो दरभंगा क्यों नहीं प्रभावित हुआ? 1857 के विद्रोह में देखा जाए तो मिथिलांचल को थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा, दक्षिण भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पंजाब के क्षेत्रों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे गोरखालैंड इलाका को देख कोई प्रभाव। आखिर क्यों नहीं प्रभाव पड़े? ये सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे 1857-58 के विद्रोह में। महिलाएं और सुरक्षा, यानी महिलाओं सुरक्षा की बात जब हम करते हैं, महिला सुधार की बात करें तो हमारे महिला एम्पावरमेंट को लेकर सरकार भी काम कर रही है, अनेक प्रकार के योजना परियोजनाएं भी चला रहे हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन यानी हुआ हमारा जो नेशनल जो मूवमेंट होता है, यानी नेशनल मूवमेंट को हम यहाँ देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत यानी 1947 के बाद यदि देखा जाए तो 47 के बाद हमारा भारत का क्या स्वरूप रहे हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, सभी का अपना अपना काल रहा। उन्होंने देश के सुरक्षा और देश के राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान दिए, हमारा समाज कितना परिवर्तन हुआ। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मात्र 13% देश के नागरिक शिक्षित थे। मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय 13% देश के नागरिक शिक्षित थे। और आज हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का लगभग 90-80% प्लस भारत के नागरिक शिक्षित हो चुके हैं। तो आखिर 13% से 80 प्लस आने में हमने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या चुनौतियां हमारी थी, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नए राजा और राज, नए कौन कौन राज्य बने, कौन कौन राजा हुए। एक्चुअली भारत में देखा जाए तो मोनार्की सिस्टम तो है ना, हम तो ऑलरेडी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। भारत एक गणतंत्र 1950 में ही बन चुका है। लेकिन नए नए राज्यों का गठन तो भारत के संविधान में पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आपको ये पढ़ना ही होता है ना। तो मायने सी बात है कि ये हमारा नए राज्यों और राज्यों का जब गठन होती है तो इसके लिए क्या क्या हमारा नियम है, कौन, जैसे आप देखेंगे तो 1974 और 1975 में देखिएगा तो 35वां-36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सबसे पहले हम सिक्किम को एक सहयोगी राज्य बनाए और 1975 में इसको एक राज्य का दर्जा दिए। तो क्या पैरामीटर हो सकता है, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। संस्कृति विज्ञान, सुल्तान दिल्ली का यानी दिल्ली का सुल्तान, सामाजिक परिवर्तन क्या हुए, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी सत्ता, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज, वास्तुकला, पहला साम्राज्य का निर्माण, दूरस्थ भूमि का समय, ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं एक तरह से देखिएगा बहुत फैंटेस्टिक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में इतने मज़ेदार हम लोग करने जा रहे हैं, ऐसे चीज़ों को देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आपको लगेगा कि अरे यार कहाँ थे इतने दिन से जेआरसी वाले। आप अपने आप को माथा ठोकोगे कि जेआरसी वाले थे इतना दिन से कहाँ, क्योंकि जेआरसी जो देने जा रही है ना वो आपको चकमा देगी और आप खुद अपने आप से तुलना कर लोगे कि यार अभी तक हमने ठगाया ही था क्या, इतने कम से कम दरों में हमको इतनी अच्छी क्वालिटी देने वाले सब थे कहाँ। लेकिन क्योंकि अब हम आ चुके हैं बाजार में, अब हम ऐसे जगह पर आ चुके हैं जब मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आखिर पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, तार्किक कैसे समझ सकते हैं, एनालिसिस क्या होती है, और आप खुद को आपको आत्मनिर्भर बना दूंगा जिससे कि आप ये समझ सकें कि पढ़ाई क्या होती है, कौन सही कौन खराब, कौन बेस्ट कौन गुड, ये आप खुद कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा विषय आता है पॉलिटी।
पॉलिटी में हम मीडिया को समझेंगे, क्योंकि मीडिया जो होती है, मीडिया को कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। कहवा चौथा स्तंभ लोकतंत्र का होता है। तो मीडिया कहाँ है संविधान में, मीडिया की क्या प्रयोग होता है, मीडिया का क्या महत्व होता है, ये सभी को देखेंगे। लिंग को समझना, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो हम लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। तो अब होता है, अब हमारे भारत में ऑलरेडी थर्ड जो जेंडर होता है, वो थर्ड जेंडर को भी अब हमारे यहाँ मान्यता मिल चुकी है। और इस थर्ड जेंडर के माध्यम से मेरे प्यारे आपको मैं बता दूं कि थर्ड जेंडर को भारत का एकमात्र राज्य जिसको नाम है मध्य प्रदेश, इन्होंने थर्ड जेंडर को ओबीसी का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन चुका है। और मैं प्यारे बता दूं कि बिहार सरकार तो बहुत आगे बढ़ गई है। एक सीट तो ऑलरेडी हम थर्ड जेंडर के लिए सरकारी नौकरी में रिजर्व किए हैं। और बिहार में सतरंगी, आपने सुना होगा, सतरंगी होटल खुला है जो थर्ड जेंडर के द्वारा खुला है। एलजीबीटी आपने नाम सुना होगा, एलजीबीटी, ठीक है, एलजीबीटीक्यू। आगे सब हम आपको बताने वाले हैं, पॉलिटी में क्लासेस में आपको बताएंगे एलजीबीटीक्यू क्या होता है। और बिहार में सतरंगी होटल पटना के गांधी मैदान, बाकरगंज, मोहना एलिफिंस्टन के जस्ट पीछे ये सतरंगी होटल पटना निगम के द्वारा खोली गई है। ये है क्या सतरंगी होटल, आखिर क्यों खोला गया थर्ड जेंडर के लिए, आई थिंक आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये सारे चीज़ों को आपको एकदम करेंट से एलाबोरेट करेंगे। इसलिए मैं बार बार चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई किसी में दम हो तो क्वालिटी में एक दिन हमसे तुलना कर लियो। आगे हमारा टॉपिक जो होगा सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग। सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ, समाज में हमारा देश की संविधान जो होती है, अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करती है। समय समय पर हम देख सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे कह सकते हैं अलग से एडिशनल कह सकते हैं रिसोर्सेज जोड़े गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 का 3, 4 जब पढ़ते हो तो वहाँ पर यदि कोई डिप्राइव क्लासेस हैं, SC ST समाज से आते हैं, गरीब वंचित हैं, उनके लिए अलग से प्रोविजन किए गए हैं। तो उनको कैसे समाज का मूल धारा में जोड़ा जाए, समाज के मूल धारा में लाया जाए, ये सारे चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। केंद्र सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है वह केंद्र है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद ग्राम है, यानी इसमें हम केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन तीनों पढ़ेंगे। विविधताएं क्या है, क्योंकि भारत दुनिया में ही विविधता के रूप में जाना है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, यानी हमारे पास भाषा का विविधता, कल्चर का विविधता, ट्रेडिशन का विविधता। और भाई भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर हर 3 किलोमीटर पर यानी 1 कोस पर पानी और लोगों का विचार और लोगों का भाषा बदल जाती है। ऐसी विविधता दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। मैं उस विविधता से आता हूँ, उस विविधता से आप आते, और इस विविधता में ही आपको सुरक्षा के रूप में एक देश के सेना के रूप में आपको जाना है। अगला है भारतीय संविधान। दुनिया में संविधान सबसे पहले कहाँ पर आए, भारत के संविधान कब बनी। भारत के संविधान दुनिया के संविधान को सबसे बड़े संविधान माना जाता है। आखिर क्यों 2 साल 11 महीने 18 दिन में देश के संविधान बने। अमेरिका के संविधान, अमेरिका ने 1776 में, यदि हम USA की बात करें तो अमेरिका 1776 में आज़ाद होता है और 1789 में इन्होंने अपना संविधान बनाया। और अमेरिका के संविधान में मेरे प्यारे आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेदों की संख्या मात्र 7 है, शब्दों की संख्या देखोगे तो मात्र इसमें 5000 लगभग है। वहीं भारत के संविधान की बात करें तो हमारा इंडिया का जो संविधान है इसमें अनुच्छेद 395 है। और शब्द यदि बोलें तो आप माथा पकड़ लीजिएगा, 1,17,369 भारत के संविधान जो रियल संविधान है, उस रियल संविधान में 1,17,369 शब्द है, जो दुनिया के किसी भी संविधान की औकात नहीं है। तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे, इसमें हम एनालिसिस करेंगे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, उसके बाद अमेरिका, कनाडा, क्योंकि कनाडा का संविधान 1986 में आ रहा है। अभी नया संविधान आप देखिएगा तो अभी नया संविधान बगल में हमारा नेपाल का बना है। तो आखिर ये सारे संविधान में भारत के संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान क्यों, आखिर क्या रहा होगा, क्या हमारी विशेषताएं हैं जिसके कारण एक समय था कि भारत जब संविधान बना, दुनिया के 60 देशों को हमने संविधान पढ़ा, वहीं भारत का संविधान अब दुनिया पढ़ रही है। हमने पिछले G20 का हमने मीटिंग किया है, सफल मीटिंग किया, जहां पर भारत ने दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा सिखाया, लोकतंत्र की जननी सिखाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को बताया कि भारत, इंडिया इज अ कंट्री एंड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो आखिर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हो गए भाई, ये चीज़ों को हमें जानना होगा। मैं ये चीज़ों को आगे बताऊंगा।
संसदीय सरकार हमारी होती है, न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका हमारी जो होती है कुछ इस स्टेज में होता है। जो सबसे पहला पॉइंट होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं और इसके नीचे जो होते हैं वो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। तो ये 3 स्तरीय जो चलता है इसका क्या परिभाषा है। न्यायपालिका हमारे भारत में इंडिपेंडेंट यानी एक स्वतंत्र निकाय है। और फिर आ गया डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से, ऐसे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा नागरिक शास्त्र यानी इंडियन पॉलिटी। मेरे प्यारे आप लोग जरूर कमेंट में बताना कैसा लग रहा है पढ़ने में। अगला हमारा है मैथमेटिक्स की बात करें, यानी मैथ प्लस हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो मैथ और रीजनिंग में हमारा जो है पहला ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आएंगे, रक्त संबंध कहते हैं। उसके बाद तर्क वाक्य आएंगे, कुछ आपका रीजनिंग स्टेटमेंट बेस रहता है, सादृश्य, आकृति, इस तरह से आपको मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग दोनों आपका सिलेबस है। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर मैं बता रहा हूँ सुप्रसिद्ध हमारे पास शिक्षक यानी एक्सपर्ट हैं, राइटर हैं। भारत के कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं होता जो नाम नहीं जानता, वो पब्लिकेशन किताब नहीं छाप, जिनका नाम है R.K. झा। ठीक है, यानी ये आपको रीजनिंग लेंगे जो राष्ट्रीय स्तर के फैकल्टीज है। तो ऐसी तरह हमारे पास सारे फैकल्टी आपको एक सेवाएं देंगे। तो मेरे प्यारे, जैसा कि अभी हमने बताया, सभी हमारा जो था खास तौर पर बिहार जो SI होती है, सब इंस्पेक्टर होता है, उसका मैंने सिलेबस की बात किया। अब हमारी फीचर, तो फीचर में मैंने जस्ट अभी पहले ही बताया कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो राष्ट्रीय स्तर का दूंगा। इसमें ये हमारे कमिटमेंट पहला है। हम इसमें जो देने जा रहे हैं, कहा जाता है जो सुपर्ब हम कहें वो सुपर्ब, यानी कोई नहीं, मैं देने वाला हूं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं और मैं गर्व से कहूंगा कि मैं ही केवल दे सकता हूं और कोई नहीं। तो ये क्वालिटी मैं आपको मेंशन करूंगा। आपका रहेगा PYQ, जैसा कि हमने बताया PYQs हम कराएंगे। उसके बाद हमारा वीकली टेस्ट चलेगा, मंथली टेस्ट चलेगा, सब्जेक्ट वाइज हमारा टेस्ट चलेगा। हम लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास आपको देंगे। आपको हम मटेरियल्स, रिटेन मटेरियल्स PDF के फॉर्म में भी देंगे और साथ ही साथ हम डाउट सेशन भी देंगे। और इस डाउट सेशंस के माध्यम से आप डायरेक्ट फैकल्टी से जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपने प्रश्नों को रख सकते हैं और तर्क के साथ आंसर ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे फीचर्स हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पुनः आप लोग को एक बार पुनः मैं कहूँगा कि आप सभी लोग जो बिहार दरोगा यानी चमकता हुआ सितारा की जो एक लंबे समय से आप स्वप्न देख रहे हैं, समय आ चुका है और आप अब देर ना करें। आपका सपना साकार करने के लिए आपके सामने आ चुका है फाउंडेशन बैच, लेकिन हम आपको दे रहे हैं टारगेट। और इस टारगेट के माध्यम से हम बिहार दरोगा में अपना परचम लहराना चाहते हैं। और इस परचम में आपकी सहभागिता, हमारी कोशिश, हमारी प्रयास बिहार दरोगा में कहीं न कहीं परचम लहराएगी और हम पहले स्टेज पर रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार मैं बता दूं कि बिहार SI का अभी जो हमारा ऑफर प्राइस है मात्र हम 49 रुपया 49 रुपया में हम आपको पूरा बिहार दरोगा का, चाहे PT हो या मेंस हो, ये दोनों मैंने लॉन्च किया है। एक बहुत बड़ी धमाका है, बहुत बड़ी ऑफर है जो आगे 4 फरवरी तक चलने वाली है। और 5 फरवरी को मैं बता दूं, 5 फरवरी से हमारी क्लासेज जो होंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू हो रहा है। तो इसलिए आप सभी से मेरा गुजारिश है, अनुरोध है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस लिंक को, इस महाधमाका को आप लोगों तक पहुंचाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लें। और आप खुद आइए और महसूस कीजिए, नाउ यू हैव टू फील सम डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। राष्ट्रीय स्तर की मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप आएंगे तो आपको फील होगा कि क्या मैं पढ़ रहा हूं साहब, कहाँ ये JRC वाले थे इतने दिन से छुपे हुए। तो मैं छुपा हुआ था, लेकिन अब हम आ गए हैं आपके सामने, प्रकाशित हो चुके हैं और अब आपको मैं समाज में प्रकाशित कर दूंगा। ये हमारा पहला कमिटमेंट है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार दरोगा SI, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है और आप आइए, सितारा लगाइए। और इस सितारा में मैं भी गर्व से कह सकता हूं कि मैं आपके सितारा में मेरी भी कंट्रीब्यूशन था मेरे दोस्तों। तो आइए मिलते हैं पुनः इसी पल इसी चैनल पर। और आने वाला ठीक हमारा 5 फरवरी 2025 को हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, लोगों तक आप शेयर कीजिए इस लिंक को और लोगों तक बताइए
कि JRC कोचिंग पटना में आ चुका है, जो दिल्ली के एक इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ी हस्ती इंस्टीट्यूशन अपनी रखती है, और यह राष्ट्रीय स्तर पर नॉलेज देने के लिए, एग्जाम का पैटर्न फुलफिल करने के लिए आ चुका है। फिर हम लोग मिलते हैं इसी पल इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय JRC।